Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Abhishek, Bachelor of Computer Application, कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। प्रॉब्लम है सॉल्व d2 माइनस 3 टाइम्स dt डैश प्लस 2 टाइम्स d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस y। इसका हमको जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो जनरल सोल्यूशन z इज इक्वल टू होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। द एक्सिलरी इक्वेशन इज़, इसे शॉर्ट में ए ई भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो इसमें जो भी z को कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है उसमें जहाँ पर भी देखिए ध्यान रहे कि अगर सेकंड ऑर्डर का है तो d2, तो यहाँ पर d का टर्म अगर मौजूद है तो फिर आप d की जगह पर m कर दीजिए और d डैश की जगह पर 1 कर दीजिए। तो सेकंड ऑर्डर का है तो, और जो d स्क्वायर अगर मौजूद है तो फिर ऐसा करना है। 3m और d डैश के यहाँ 1 करेंगे तो ये 3m ही रहेगा, प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, 2 का इसमें इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 करके यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। m स्क्वायर माइनस का 2m और माइनस का m प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, इसको दो पार्ट में बांट दिया और m इनमें से कॉमन ले लेंगे पहले वाले में से, तो m माइनस 2 आ जाएगा। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं, माइनस m कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 कॉमन लेंगे, m माइनस 2 बचेगा। राइट हैंड साइड में 0 है, ये दो टर्म है, माइनस का निशान लगा है, ये कॉमन है। m माइनस 2 को कॉमन लेने पर बचेगा हमारे पास m माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। जब इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू 1 मिलेगी, और इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू 2 मिलेगी। जब ये m की वैल्यू मिल जाएगी इससे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है फंक्शन की फॉर्म में phi1 y प्लस m की जो वैल्यू है वो लिखेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर दूसरा फंक्शन लिख देंगे phi2 और यहाँ पर y प्लस कर देंगे m की जो दूसरी वैल्यू है वो लिखेंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 अपान में लिखते हैं जो भी z को कोफिशिएंट जो d का फंक्शन होता है पूरा एज इट लिख देंगे, डी स्क्वायर माइनस 3d डैश प्लस का 2d डैश स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो भी होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे e की पावर 2x माइनस वाई। अब यहाँ पर इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, फैक्टर हमें हेल्प करेगा। ये जो लिखे हुए हैं इनसे फैक्टर हो जाएगा हमारा फैक्टर, यानी d इसकी जगह पर m की जगह पर दोबारा से वापस कर दें, d वापस कर दें, तो d माइनस ये इस वाले फैक्टर में रखेंगे, d माइनस का 1 के यहाँ पर d डैश कर दें, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा d माइनस का 2d डैश। इनका मल्टीप्लिकेशन करके देख लें, इतना ही आएगा ही, या इसका फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो e टू द पावर 2x माइनस वाई। इससे हमें थोड़ा चेक करने में आसानी होती है कि इस फंक्शन में कि x को कोफिशिएंट d की जगह पर रखा जाता है। अगर e की पावर है तब पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरीके से निकालते हैं कि x का कोफिशिएंट d की जगह पर रखा जाता है और y का कोफिशिएंट जो कि यहाँ -1 है वो हम d डैश के यहाँ पर रखते हैं, तो 0 ना हो जाएगा। पूरे में रख के देखेंगे तो हो सकता है किसी फैक्टर से 0 हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा, तो जिससे 0 नहीं हो रहा उसमें तो हम पुट कर देंगे, जिससे 0 हो रहा है उसके लिए दूसरा फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी फार्मूले को जो हम बता रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, यानी जहाँ पर d होगा वहाँ पर x का कोफिशिएंट रख देंगे, और जहाँ पर d डैश है वहाँ पर y का कोफिशिएंट जो कि माइनस का 1 है, यहाँ नहीं लिखा तो 1 होता है तो माइनस का 1 रख देंगे। तो ना तो ये फैक्टर 0 हो रहा ना ही ये फैक्टर 0 हो रहा है, d की जगह पर 2 और d डैश की जगह पर माइनस का 1 रख रहे हैं, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 होने कोई सवाल ही नहीं, ये 2x माइनस बाई ऐसे ही रहेगा। ऐसे सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी, सामने ही लिख दे रहे हैं हम, तो 1 अपान में 2 प्लस 1 हो जाएगा ये, और ये भी प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस का 2 और e टू द पावर ये है 2x माइनस का y। तो ये बचा 1 अपान 3 हो जाएगा इंटू ये 4 हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस y। ये वैल्यू चल रही पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, पी की वैल्यू आ चुकी है, पी आई इज इक्वल टू आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है, पी आई इज इक्वल टू 1 अपान 2 इंटू 3 इंटू 4 12 हो जाएगी e की पावर 2x माइनस बाई, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ही आ चुका था, इसलिए हम कह सकते हैं हैंस दी
जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation is partial differential equation is, जैसे शुरू में बताया था z इजिकल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसमें z की वैल्यू जो थी यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू वो हमने पीछे देख के लिखनी है, जो है 1 y प्लस एक्स के इक्वल है, और दूसरी वैल्यू कितनी थी 2 y प्लस का 2x के इक्वल थी। ये तो यहाँ तक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हो गई। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को निकालना। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अभी आई है, यहाँ पर हमने निकाली है 1/12 e⁻²x - y। इस तरीके से ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर माना कि यहाँ पर ये टर्म मौजूद ना होता d² और सेकंड ऑर्डर का है ये पूरा, और उसमें d' वाला होता मौजूद, तो उस केस में हम d' को m और d को 1 मान के तब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के सॉल्व करते। और कभी कभी तो ये दोनों नहीं होते, उसके लिए अलग मेथड होता है, अलग प्रोसीजर होता है। यहाँ पर हमने क्या किया है इसको हम दोबारा से थोड़ा सा बता देते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें d का मतलब होता है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली, del/del x, और यहाँ पर जो d' होता है उसका मतलब होता है कि हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और सेकंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया यानी d2 का लिखा हुआ है, d2 का मतलब हुआ d2/dx², और यहाँ पर d' स्क्वायर का मतलब होगा d2/dy²। और यहाँ पर z जो x y का फंक्शन होता है इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। ये फंक्शन इस पर ये ऑपरेटर इस पर z पे ऑपरेट होके इसकी वैल्यू इतने के इक्वल है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करते हैं तो z की जो वैल्यू मिलती है यानी z की वो वैल्यू जिससे पुट कर दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इस वैल्यू को कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने यही बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है ऑक्सिलरी इक्वेशन से, और ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड ऐसे करते हैं जैसे कि हमने कुछ रूल रफली बता दिए हैं कि अगर ये सेकंड ऑर्डर का है तो आप ये चेक कर लें सबसे पहले कि d की पावर यहाँ पर 2 मौजूद है या नहीं। अगर 2 है यहाँ पर तब तो आप d की जगह पर m कर दीजिए और d' के यहाँ 1 कर दीजिए, और यहाँ से राइट हैंड साइड में इतने में रख दें इतना, और राइट हैंड साइड में 0 रख दें। ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, इससे m की वैल्यू फाइंड कर लें। अगर माना कि ये d² वाला टर्म ना होता, d' वाला होता, उस केस में हम d' की जगह पर m करते और d की जगह पर 1 करते, तो भी हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन ये मिल जाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, और m की वैल्यू मिल जाती। ऐसा बहुत कम ही केस मिलेंगे जिसमें d और d' में कोई दोनों ना हो, उस वो केस अलग होगा, फिर आगे प्रॉब्लम होगी तो बताते हैं। तो m की जब वैल्यू मिल गई तो उसके लिए कम्प्लीमेंट्री m की वैल्यू देख के कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का एक मेथड होता है कि फंक्शन होता है यहाँ पर 1 y प्लस फार्मूला होता है m1x होता है प्लस y प्लस 2 y प्लस m2x होता है। तो ये पहली वैल्यू m1 कहलाती, दूसरी m2 कहलाती फार्मूले के अकॉर्डिंग, और जब हम m1 और m2 की वैल्यू रख दी तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो 1/, जो z का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पर वो d का फंक्शन होता है उसको यहाँ 1 में लिख देते हैं, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है e⁻²x - y था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसमें अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड होता है, क्योंकि जब e की पावर हो तो बहुत आसान होता है, लेकिन कभी कभी ये दिक्कत होती है कि ये कोफिशिएंट जो हमने d की जगह पर x का कोफिशिएंट 2 रखा है और d' की जगह पर -1 रखा है, तो उसे रखने पे वैल्यू 0 आ जाती है। इसीलिए कि 0 ना आ जाए तो कौन सा फैक्टर 0 कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए। हो सकता है कि इसे देखने में भी आसानी होती है कि ये वैल्यू 0 होगी, इन वैल्यू को यानी d की जगह पर 2 रखने पर, d' के यहाँ पर y का कोफिशिएंट -1 रखने पर, या नहीं होगी। अगर ये वैल्यू 0 होती नज़र नहीं आ रही तो आप फ़ौरन रख दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर रख दिया था, वैल्यू सॉल्व कर लिए थे इसे। लेकिन अगर माना कि कोई एक फैक्टर जो है वो 0 नहीं आ रहा लेकिन दूसरा आ रहा, तो आप उस एक को बचा के रखिए और दूसरे की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, और यहाँ से फिर जिस तरीके से सोल्यूशन निकालते हैं उस तरीके से यहाँ पर निकाल लीजिए।
माना कि दूसरे फैक्टर से जो वैल्यू ज़ीरो आ रही है उसको बचा के रखना है, और फिर दूसरे सवाल आप जब आएंगे तो हम बताएंगे किस तरीके से अगर ज़ीरो आ जा रही है जो अपान में तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों आ जाएंगे, पी आई और सी एफ ऐसे निकाल लेंगे आप, तो फिर उसके बाद में लास्ट में जोड़ना होता है दोनों को, जेड की वैल्यू आ जाती है। ये जनरल सोल्यूशन कहलाता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये हमको प्रूव करना, फाइंड करना था, सॉरी यही फाइंड करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।